चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एनवायरमेंटल स्टडीज का। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। इसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ लिए थे पिछले उसमें। पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ठीक। उसके बाद से पढ़े थे हम लोग ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, कि ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से सोर्सेज हैं। देन हम लोग ने पढ़ा था यूनिट, शोर की इकाई डेसिबल और बेल होती है, ठीक। उसके बाद से हम लोग ने पढ़ा था शोर से प्रभाव, क्या सोर्स के प्रभाव इफेक्ट क्या होते हैं नॉइज पॉल्यूशन का, ठीक। तो चाहे वो ह्यूमन हो गए चाहे प्लांट्स हो गए, जिसपे भी शोर का क्या इफेक्ट होता है, हम लोग पे क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, वो चीज हम लोग ने पढ़ी थी पिछले टर्म पे, ठीक। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का पहला टॉपिक है प्रतिध्वनि, ठीक। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? तो प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के प्रमुख उदाहरण है, ठीक। जो प्रतिध्वनि हम लोग का है वो परावर्तन का हम लोग का एक एग्जाम्पल है। जब किसी ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनि तरंगे दूर स्थित मकानों, पहाड़ों अथवा कुएं के पानी में तल से टकरा कर परावर्तित होती है, तब वही ध्वनि पुनः सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं, एक। अब देखिए प्रतिध्वनि क्या होती है। प्रतिध्वनि हम लोग का रिफ्लेक्शन, परावर्तन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। जब हम ध्वनि कोई चीज बोल रहे हैं, ठीक, ठीक, जैसे मैंने कुछ बोला, ठीक। अब वो क्या हो रही है, ध्वनि किसी मकान से, पहाड़ से, पानी से टकरा के क्या हो रही है, वो चीज हमको वापस सुनाई दे रही है, ठीक। तो वही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि। जैसे आप लोग मूवी में देखे होंगे या पहाड़ों पे जाके कभी बोले होंगे, ठीक, खाली स्थान में, पहाड़ में या कुएं के तरफ मुंह करके बोले होंगे, तो आप कुछ टर्म बोलते होंगे, ठीक। मान लीजिए किसी का नाम ही बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने प्रियांशु ही नाम बोला, ठीक। तो वो प्रियांशु नाम हमको एक दो बार क्या होता है, सुनाई देता है। मैंने एक बार बोला लेकिन एक बार से ज्यादा बार वो आवाज क्या होता है, आपको सुनाई देता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि, ठीक। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी ध्वनि होती है वो हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। किससे? पहाड़ हो गया, मकान हो गया, ठीक, पानी हो गया, इन सब से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर वापस हमको सुनाई देती है। नॉर्मली ये चीज आपको पहाड़ों में सुनने को मिलेगा, या खाली कुआं है, कुएं में पानी है, उस कुएं में आप डाल के मुंह बोलेंगे तो सुनाई देगा, ठीक है। कि जब आपने कोई चीज बोली और वो चीज रिफ्लेक्ट होकर आपको फिर से सुनाई दे रही है, ठीक। तो वही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। क्लियर है प्रतिध्वनि? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला जो टर्म हमारा है प्रतिध्वनि की रोकथाम। तो प्रतिध्वनि को कैसे हम रोकथाम करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का अगला टर्म है। तो प्रतिध्वनि का रोकथाम कैसे करेंगे? तो भवनों में प्रतिध्वनि के रोकथाम के लिए भवनों की सतह इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे ध्वनि तरंगे सतह से टकराकर वापस ना लौटे। इसके लिए सतह के ऊपर ऐसी पदार्थ लगाया जाता है जो ध्वनि को अवशोषित कर सके। अब हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई कमरा बना रहे हैं, ठीक, तो उसमें ये दुष्प्रभाव कहलाएगा, ठीक। आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें आप कुछ बात बोल रहे हैं और वो बार बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके आपको एक बार से ज्यादा बार में सुनाई दे रहा है, तो वहां पे रहने वाले लोगों को बातचीत करने में क्या होगी, समस्या होगी। जैसे आप ही की कोई फैमिली है, ठीक, आप घर में रह रहे हो, ठीक। आप जैसे अपनी मम्मी से कहे मम्मी खाना दो, तो वो मम्मी खाना दो एक बार की जगह चार बार रिफ्लेक्ट होता है, तो मम्मी आपकी जवाब भी दे रहे हैं, तो वो चार बार क्या होगा, दो बार तीन बार क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर आवाज गूंजेगी, ठीक। तो जिसके वजह से आपको वहां पे बात करने में, सरवाइव करने में क्या होगी, समस्या होगी उस भवन में, उस मकान में, उस घर में, ठीक।
तो उसको रोकने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं कि जो हम भवन बनाएंगे ऐसे मटेरियल से बनाएंगे जो उस ध्वनि को रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक, उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, जिससे कि जो हम एक बार बोल रहे हैं ध्वनि वो रिफ्लेक्ट ना हो, बार बार गूंजे ना, वो एक ही बार होके रह जाए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे मटेरियल से घर बनाते हैं जो क्या करे, उस ध्वनि को अवशोषित करे, उसको रिफ्लेक्ट ना करे, परावर्तित ना करे। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हम लोग का ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। अगला जो टॉपिक हम लोग का है ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। तो ध्वनि प्रदूषण रोकने का उपाय क्या क्या है? तो पहला है स्रोत पर शोर का नियंत्रण। जो भी सोर्स है साउंड का, नॉइस का, ठीक, उस नॉइस के सोर्स पे हम क्या करें, नियंत्रण करें। इसके लिए क्या करें, यह ध्वनि प्रदूषण रोकने के सबसे अच्छा उपाय है। ठीक, इसके लिए ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों की संपूर्ण जानकार का होना अति आवश्यक है। आज के युग में मशीनों में विभिन्न तकनीकों के द्वारा शोर को कम किया जा सकता है। ठीक, तो पहला हमने क्या क्या है कि स्रोत पे क्या करें, उसके नियंत्रण पाए किस तरीके से। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ही एडवांस है, ठीक, बहुत ही आगे है। ठीक, तो हम ऐसा कुछ करें कि उस मशीन से साउंड कम आए। ठीक, उसमें ऐसा कुछ तकनीक लगाए है कि जो मशीन बहुत ज्यादा साउंड दे रही है वो आपका साउंड देना क्या हो जाए, कम कर जाए। ठीक, देखिए स्पीकर में वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने का होता है। उसी तरीके से मशीनों में कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे कि मशीनों से जो हाई साउंड आ रहा है वो हाई नॉइस को क्या किया जाए, लो नॉइस में, लो साउंड में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि वो साउंड हमको सुनने में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। ठीक, तो माध्यम पर शोर नियंत्रण, इसके निम्नलिखित विधि है। पहला, अगर स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो यह प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचेगी। देखो पहला मेथड क्या है, किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि हम सोर्स जहां से ध्वनि आ रही है और दूसरा जिससे उसको कष्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ा दीजिए। जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक, अब उस इंडस्ट्री में मशीनें बहुत ज्यादा है जिनमें बहुत ज्यादा आवाज है। ठीक, अब उस इंडस्ट्री को अगर हम शहर के बीचों बीच स्टेब्लिश करेंगे, बैठाएंगे, तो उस शहर में क्या होगा, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको क्या होगी, तकलीफ होगी। ठीक, वो तब नॉइस पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उन लोगों को क्या होगा, उन लोग की नींद पूरी नहीं होगी। ठीक, उन लोग को क्या होगा, बेचैनी होगा, सर दर्द, कान दर्द, क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाएंगी, निद्रा हो जाएगा। ठीक, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उस इंडस्ट्री को शहर के बीच में या शहर के पास में ना लगा के उसको शहर से दूर ले जाके कहीं हमने क्या कर दिया, स्टेब्लिश कर दिया। ठीक, शहर से हमने 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर, ठीक, हमने क्या किया, ले जाके उस इंडस्ट्री को स्टेब्लिश कर दिया खाली इलाके में। ऐसा नहीं कि किसी गांव में ले जाके हम स्टेब्लिश कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ हम शहर का ही ख्याल नहीं रखेंगे, गांव का भी ख्याल रखेंगे। तो हम ऐसे जगह स्टेब्लिश कर रहे हैं कि वहां से शहर और गांव क्या आपका दूर हो। ठीक, तो जब दूरी बढ़ जाएगी, जब इंडस्ट्री दूर चल जाएगी, तब उस मशीन का क्या होगा, आवाज जो हमको दिक्कत दे रहा है वो आवाज हमारे तक नहीं आएगी। और जिसके वजह से उस शहर में रहने या उस गांव में रहने वाले लोग आसानी से क्या रहेंगे, अपना सरवाइव कर पाएंगे। तो पहला मेरा तरीका यही है कि दूरी बढ़ा दी जाए, किसके किसके बीच में, सोर्स के बीच में और प्राप्तकर्ता के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंस ला देते हैं। ठीक, उसके बाद से दूसरा, भवन का विन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि भवन
का कमरे का शोर बाहर ना जा सके। अब भवन का ओरिएंटेशन, ठीक, जब हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो उस बिल्डिंग का ओरिएंटेशन हम इस प्रकार करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि जो बिल्डिंग में साउंड्स है, ठीक, वो साउंड क्या हो, बाहर को ना जा सके। जैसे आप हाई वॉल्यूम पे गाना चला रहे हैं, टीवी पे, चाहे लाउड स्पीकर पे, चाहे मोबाइल पे, जिस पे भी, ठीक, तो ऐसा हम व्यवस्था करें कि वो आवाज आपके घर में ही रहे और बाहर जो जाए तो भी वो आवाज क्या हो जाए, कम से कम क्या कहते हैं, डेसिबल में जाए, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम हो जाए, ठीक, जिससे कि बाहर के लोग, आपके घर के अगल बगल के लोगों को या रोड से जाने वाले लोगों को क्या हो, समस्या ना हो, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम जब बिल्डिंग का ओरिएंटेशन करते हैं तो उस ओरिएंटेशन में ये ध्यान रखते हैं कि घर में जो भी आवाज है वो क्या हो, बाहर ना जा सके, और बाहर की आवाज आपकी घर में कम से कम आए। जो घर का शोर है वो बाहर ना जाए, और जो बाहर का शोर है वो घर में ना आए, जिसके वजह से घर में रहने वालों को भी तकलीफ ना हो और बाहर रहने वाले या आपके घर के अगल बगल रहने वालों को भी तकलीफ ना हो। तो इस चीज का भी हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्लियर है बात? देन तीसरा पॉइंट हम लोग का है कि शोर उत्पन्न करने वाली चीजों को विभिन्न पदार्थों के प्रयोग द्वारा मिनिमाइज किया जा सके। अब जो विभिन्न शोर करने वाले जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हमारी क्या है, शोर करने वाली है, उसको ऐसे मटेरियल से बनाएं ताकि जो शोर है वो क्या हो, आपका मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि शोर करने वाली जो भी चीज है जिस मटेरियल से बना है, तो उससे वजह से भी शोर की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी मटेरियल की वजह से भी। ठीक, वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन की वजह से शोर आपका ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कोई लोहे का सामान है, ठीक, उस पे आप किसी चीज से ठोकेंगे तो आवाज तेज होगा। अब उसी की जगह पे अगर हम लकड़ी का सामान यूज करें या प्लास्टिक यूज करें तो वो आपका शोर क्या करेगा, साउंड को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो आपका जो आपका लोहे का है वो साउंड को क्या करेगा, तेजी से रिफ्लेक्ट करेगा एज कंपेयर टू वुड। ठीक, तो इसलिए हम कोशिश करें कि ऐसे चीजों से बनाए। अब देखिए कभी भी साउंड बॉक्स होता है तो आप स्टील या उसका नहीं होता है, लकड़ी के बॉक्स होते हैं, क्योंकि लकड़ी का बॉक्स जो होता है उसको वाइब्रेट करके अत्यधिक साउंड नहीं देता है, उसमें से जो बुरी चीजें होती हैं, जो बैड साउंड होता है उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से शोर आपका कम से कम होता है। ठीक, और चौथा पॉइंट है, मशीनों से उचित समायोजन से शोर को कम किया जा सकता है। अब जो आपकी मशीनों से आवाज आता है, ठीक, मशीनों से जो बहुत अत्यधिक आवाज आता है तो उसकी हम सेटिंग करके, उसका समायोजन करके उस शोर को कम कर सकते हैं। अब जैसे बाइक में जो आवाज आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइलेंसर लगा देते हैं। ठीक, बाइक में क्या करते हैं, साइलेंसर लगा देते हैं। अब वो साइलेंसर क्या करता है, बाइक की जो आवाज होता है उसको क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। ठीक, हम लोग का साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स में ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिसकी वजह से हम उस साउंड को धीमा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। ठीक, मशीनों में हम ऐसा कुछ प्रबंधन कर देते हैं जिसकी वजह से मशीनों में से भी साउंड हमारा कम हो। पहले आप लोग जनरेटर देखते हैं, वो जनरेटर चलता था तो कितना आवाज करता था। आज के जो जनरेटर आ रहे हैं उनमें देख लीजिए कि इनमें साउंड ना के बराबर रह रहा है। ठीक, तो ये सब क्या है, कंट्रोल करने का तरीका है शोर को। ठीक है, तो हम लोग ने कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड पहला पढ़ा कि स्रोत पर शोर का नियंत्रण, सोर्स को ही हम नियंत्रित कर लें। फिर दूसरा हम लोग ने पढ़ा माध्यम पर शोर नियंत्रण, कि जो उसका मीडियम है जिसके वजह से वो फैल रहा है उस पे किस तरीके से नियंत्रण पाए। पहला तो हमारा सोर्स हो गया कि जो उसका सोर्स है, जैसे वहीकल हो गया, ये हो गया। फिर उसके जो मीडियम है उन मीडियम पे कैसे पाए, और जो तीसरा है प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण,
कि जो उसको प्राप्त कर रहा है उस पे कैसे नियंत्रण पाए। तो पहला यह प्रभाव निम्न उपायों से कम किया जा सकता है। पहला, शोर अवधि में अधिक समय तक न रहना। ठीक, जहां अत्यधिक शोर हो रहा है, जहां अत्यधिक साउंड है, वहां पे ज्यादा समय तक न रहना। जैसे कहीं हाई साउंड लाउड स्पीकर बज रहा है, ठीक, कहीं आप शादी फंक्शन में गए, वहां ज्यादा गाने बज रहा है, तो जब आप स्पीकर के सामने खड़े रहेंगे, स्पीकर के आसपास में, तो वो हाई साउंड, आपको शोर, ज्यादा नॉइस लगेगा। लेकिन आप वहां से हट के कुछ डिस्टेंस पे जाकर खड़े हो जाएंगे, तो वही आपका कम साउंड आएगा, मतलब वो शोर कम हो जाएगा। ठीक। दूसरा, व्यक्तिगत रक्षा स्रोतों का उपयोग करके, ऐसी चीजें का उपयोग करके जिसके वजह से वो साउंड आपको कम से कम लगे। जैसे कान में कुछ लोग रुई डाल लेते हैं, ये भी आपका क्या एक व्यक्तिगत रक्षा का उदाहरण है कि हमने कान में रुई डाल दी, जिसकी वजह से हाई साउंड है वो अब हमको क्या होगा, धीरे सुनाई देगा। ठीक। और तीसरा, लोगों को शिक्षित करके, लोगों को नॉइस पॉल्यूशन के बारे में एजुकेट करके कि नॉइस पॉल्यूशन से कितनी समस्याएं होती हैं, आसपास के लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं आसपास के लोगों को। तो लोगों को उससे शिक्षित करके, उसके डिसएडवांटेज को बता के कि अगर हम शोर कम करेंगे तो उसका क्या एडवांटेज होगा, शोर ज्यादा करेंगे तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा, इन सब चीजों को बता के, समझा के, शिक्षित करके भी हम शोर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो पहला हम लोग ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय में पहला क्या पढ़े, स्रोत पर रोक या नियंत्रण करके, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसी चीजें उपयोग करें, कि ऐसी चीज करे ताकि जो स्रोत पे हम क्या पा सके, नियंत्रण पा सके। तकनीकी ऐसा, जो हम लोग का बहुत आजकल टेक्नोलॉजी आगे है, ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएं जिससे कि जो सोर्स है साउंड के, वो हमारे क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हमारे सोर्स हो जाए साउंड पॉल्यूशन के। देन दूसरा हम लोग पढ़ा माध्यम पर नियंत्रण। उसके लिए हमने 4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट ये बताया कि सोर्स और प्राप्तकर्ता के बीच में क्या ला दें, डिफरेंस ला दें, दोनों के बीच की दूरियों को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, जिससे कि साउंड कम होगा, प्राप्तकर्ता के पास जो आवाज होगी कम पहुंचेगी, जिससे उसको समस्या कम होगी। दूसरा हमने पढ़ा कि भवन की ओरिएंटेशन इस प्रकार से पकड़ें कि अंदर का साउंड बाहर ना जाए, बाहर का साउंड अंदर ना आए, जिससे कि घर में रहने वालों को समस्या ना हो और बाहर या अगल बगल रहने वालों को भी समस्या ना हो। तीसरा हम लोग ने किया बताया कि कुछ ऐसी चीजें प्रयोग करें या ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जिससे कि जो शोर है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि मशीनों का ऐसा समायोजन किया जाए कि जो उससे ध्वनि निकल रही है वो हमारी कम से कम निकले। ठीक। और तीसरा हम लोग ने वो पढ़ा, प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण। प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण में भी हम लोग ने 3 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, शोर अवधि में अधिक समय तक न रहना, कि जहाँ शोर हो रहा है वहां अधिक टाइम तक ना रहना, वहां कम से कम रहना। तीसरा दूसरा पॉइंट पढ़ा, व्यक्तिगत रक्षा स्रोतों का प्रयोग करके, कि कुछ ऐसे मटेरियल यूज करके जो आपको सोर्स क्या कहते हैं, शोर को कम सुनाई दे। और तीसरा पॉइंट, लोगों को शिक्षित करके, एजुकेटेड करके, नॉइस पॉल्यूशन का डिसएडवांटेज बताकर, नॉइस पॉल्यूशन को कम करने का एडवांटेज बताकर, नॉइस पॉल्यूशन कितना हानिकारक है, कितना हार्मफुल है लोगों के लिए, सब चीजें बताकर, लोगों को उसके प्रति जागरूक बनाकर, शिक्षित बनाकर हम क्या कर सकते हैं, साउंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं शादी ब्याह हो रहा है, वहाँ हाई साउंड पे गाना बज रहा है, तो वहां हम जाएंगे, थोड़ा समझाएं जाएंगे, तो हो सके तो आवाज धीमा कर। तो ये एक कुछ एग्जाम्पल है। ठीक। तो ये कुछ ये तरीके हैं साउंड पोल्यूशन को नियंत्रण करने का, ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय हैं, या नियंत्रण करने के ये कुछ उपाय हैं।
तो ध्वनि ध्वनि निम्न प्रकार की होती है। पहला भाषण होता है, दूसरा संगीत होता है, शोरगुल होता है, ये सब क्या होते हैं, ध्वनि के प्रकार होते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, ध्वनि के लक्षण। ये ध्वनि की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, आवृत्ति, जिसको हिंदी में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी हिंदी करें, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति क्या होता है कि कानों के पर्दे पर आवृत रूप से उच्च दाब एवं निम्न दाब पड़ते हैं। जो हमारे कान के पर्दे होते हैं, उस कान के पर्दे पे हमारे दो तरीके के दाब पड़ते हैं, एक उच्च दाब और दूसरा निम्न दाब। ठीक, तो जो दो क्रमागत उच्च दाब होते हैं, जो क्रमागत उच्च दाब होते हैं, उनके बीच की जो समांतर होती है, सामान्यता होती है, उसी को हम आवर्त काल कहते हैं। और आवर्त काल के न्यूनक्रम को ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि जो हमारे कान के पर्दे होते हैं, उस पर दो तरीके के दाब पड़ते हैं। एक हमारा उच्च दाब पड़ता है, दूसरा हमारा क्या पड़ता है, निम्न दाब पड़ता है। ठीक है, पहला हमारा क्या पड़ता है, उच्च दाब, दूसरा हमारा निम्न दाब। तो जो क्रमागत उच्च दाब एवं निम्न दाब होते हैं, सॉरी, जो क्रमागत उच्च दाबों के बीच के जो समांतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। और आवर्त काल के निम्न क्रम को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n=1/t। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n=1/t। ठीक, अब देखिए एक नोट मैंने लिखा है कि मनुष्य न्यूनतम 2 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक, और अधिकतम 2000 गीगाहर्ट्ज तक की ध्वनि क्या करता है, सुन सकता है। ठीक, मैंने उस चीज को देखिए नोट करके इसीलिए लिख दिया है कि कितना मनुष्य क्या होता है, 20 गीगाहर्ट्ज माने न्यूनतम, और 20 गीगाहर्ट्ज तक क्या होता है, मैक्सिमम ध्वनि क्या कर सकता है, सुन सकते। तो इसके अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग साउंड को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है हमारा इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक किसको कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 Hz से कहते हैं, गीगाहर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। ठीक, उसके बाद से आता है ऑडिबल, जो जो हम सुन सकते हैं, जो 20 से 2000 के बीच में होता है। देन हमारा आता है अल्ट्रासोनिक, जो हमारा क्या होता है, मोर देन 2000। तो 2000 से क्या होता है, 2000 से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड है। पहला इंफ्रासोनिक, <20, देन ऑडिबल 220 से 2000, एंड देन होता है अल्ट्रासोनिक मोर देन 2000। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या किया गया है, साउंड को डिवाइड किया गया है, साउंड को विभाजित किया गया है।
उसके बाद आता है हमारा आयमन। आयमन क्या होता है ये चीज भी देख लीजिए कि किसी ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों का किसी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन ध्वनि तरंग का आयमन कहलाता है। जैसे कोई ध्वनि तरंगों को कोई माध्यम है, उसमें कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो उनका एक दिशा में अधिकतम विस्थापन, एक डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तरंग का आयमन कहलाता है। फिर से सुनने की कोशिश करिए कि कोई हमारा साउंड का वेव है, ठीक, वो किसी माध्यम से जा रहा है, ठीक, किसी कोई मीडियम है उससे जा रहा है। मान लीजिए कि एयर, एयर उसका क्या है, मीडियम है, तो उस मीडियम में जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तरंग का आयमन कहलाता है। ठीक है। अब मैंने एयर की बात की, ऐसे ही कोई लकड़ी है, वो मीडियम, उसके थ्रू साउंड जा रहा है, ठीक है ना। देखिए साउंड आपका वाइब्रेशन होता है, अब वाइब्रेशन आपका किसी मटेरियल में होके साउंड हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस हो सकता है, तो हमारा वो क्या होता है, मीडियम कहलाता है। जैसे एयर के थ्रू भी हमारा साउंड ट्रेवल करता है, ठीक, तो जब एयर में ट्रेवल करेगा तो वो एयर मीडियम हो जाएगा। किसी मटेरियल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो मटेरियल मीडियम हो जाएगा, वाटर में तो वाटर हो जाएगा। लेकिन एयर से, वाटर में जैसे हमने साउंड ट्रेवल कराया, ठीक, साउंड का वेव दिया, ध्वनि का वेव दिया, तो उस वाटर में देखेंगे कि लहरें बनने लगेंगी, ठीक, तो उन लहरों का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, तरल का आयमन कहलाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर। वाटर में हमने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया। जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या होगा, लहर उठेगा, तो जो लहर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, माने एक जगह से दूसरे स्थान जो जाएगी, वही हमारा क्या कहला जाएगा, आयमन, तरंग का विस्थापन। ठीक, क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर नंबर 6 नॉइज पोल्यूशन फिनिश होता है, समाप्त होता है। अब कल हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, चलिए।